मशरिक़ वुस्ता में कई माह से जारी कशीदगी के बाद फिर सिफारतकारी से अमन की बहाली की उम्मीद लग गई। रूसी मीडिया की जानिब से दावा सामने आया है अमरीका और ईरान नई जंग बंदी पर इतफाक़ कर चुके हैं। दूसरी जानिब वाशिंगटन की जानिब से भी फौरी तौर पर मज़ीद हमले न करने के इशारे दिए गए। ताहम इस पूरे मंजरनामे में एक अहम सवाल ये है, क्या ये वाकई जंग के खात्मे की इब्तदा है या सिर्फ एक और आर्जी वक्फा? और इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें ख़ास अहमियत इख्तियार कर गई हैं। पाकिस्तान गुज़श्ता कई हफ्तों से अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त राब्ते और कशीदगी कम करने के लिए सरगर्म है। इस्लामाबाद ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश की है। ईरानी हुक्काम से राब्ते किए हैं। इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर जंग को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए सिफारती रास्ते तलाश किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और अमन की बहाली के लिए इक़दाम किए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने आज फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की कोशिशों से सूरत हाल फिर उस मकाम पर पहुँच चुकी है जहाँ सिर्फ मिसाइलों और जंगी जहाज़ों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर फैसले होने हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर इरफान अली फ़ानी साहब। डॉक्टर शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि रूसी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर से जंग बंदी हो चुकी है, क्या ये इतना जल्दी मुमकिन है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस वक्त मुझे ये तो नहीं लगता कि अभी जो जंग बंदी की जो खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि ये जंग बंदी अभी हो जाएगी। बुनियादी तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो इस वक्त ऐसी पोजीशन पे है, जबकि जो ईरान है वो अपनी मज़ाहमत की पॉलिसी से निकलकर डोमिनेंस की पॉलिसी के अंदर उसकी पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है। हम देखते हैं कि अब तक जब हम अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की तारीख का मुताला करते हैं ना, तो एक चीज़ तो रोज़े रोशन की तरह आया है, और वो ये है कि अमेरिका कभी भी ईरान के साथ थ्रू द पावर और एस्केलेशन के तहत झुका नहीं सका ईरान को। मतलब अगर ईरान के सामने दो ऑप्शंस हैं, सरेंडर करो या एस्केलेशन करो, तो हम देखते हैं कि ईरान ने हमेशा एस्केलेट किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब जब अमेरिका ने ईरान को इंसेंटिवाइज किया है, डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार किया है, चाहे वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हो, चाहे वो 2025 के अंदर ओमान के साथ जो मुआहदे हो रहा था जिसके दरमियान में ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया था, तो हम देखते हैं कि ईरान अपनी बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं और जो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उससे दस्तबरदार होता हुआ हमें नजर आता है। और फिर अमेरिका की ख्वाहिश के ऊपर वो सारा कुछ करने के लिए तैयार था जो अमेरिका की शराइत थी। लेकिन जब अमेरिका ने बगैर किसी बहुत बड़ी लॉजिक या वजह के ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी तारीख गवाह है कि ना तो मिलिट्री पावर से आप ईरान को झुका सकते हैं या फिर बिना इकोनॉमिक आइसोलेशन से आप इसको झुका सकते हैं। अभी कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और उनकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी कि ईरान के ऊपर हम ऐसी इकोनॉमिक पाबंदियां लगाने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली इसका पूरी दुनिया से हुक्का पानी बंद हो जाएगा और अल्टीमेटली जो ईरान है वो घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये ना तो तारीख में पहले कभी हुआ है और ना तारीख में अब भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ईरान को धमकाने की हर तरह से कोशिश की गई, अमेरिका का क्या ख्याल ये था कि जिस तरह वेनेजुएला पर उन्होंने हमला किया था इसी तरह ईरान पर करेंगे और ईरान आगे से कोई कार्रवाई नहीं करेगा और वो जो चाहेंगे ईरान के अंदर कर लेंगे, जिस तरह वेनेजुएला का तमाम पेट्रोल अमेरिका की जानिब से अपने कब्जे में लिया गया था? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नज़र भी यही थी और वो यही सोच रहे थे कि यही कुछ होगा, लेकिन आगे फिर ईरान की जानिब से जो जवाब दिया गया वो सबके सामने? देखिए, जब आप 1992 के बाद से ना इजराइल की तरफ से ये हमेशा कोशिश की जाती रही है, और स्पेशली जब से नेतन्याहू जो हम वज़ीर आज़म बने हैं इजराइल के, उन्होंने बारहा हर सदर के ऊपर जो है ना ये कोशिश और काविश की है कि वो राजी कर सके अमेरिकी सदर को ईरान के ऊपर अटैक करने पे। और हम देखते हैं कि जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, तो उसके बाद से ईरान ने ये कोशिश शुरू कर दी थी कि किसी तरह से ड्रैग कर सके अमेरिका को इस जंग के अंदर। अमेरिका जो था वो अभी इसके ऊपर राजी नहीं था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आते हैं तो उस वक्त जो इजराइल के लिए ना ये एक बहुत अच्छा इशारा था कि आप वो बड़े आराम से डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना वो अपने आईने में उतार सकते हैं। और हमने फिर देखा कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की बातों में आ जाता है और अपना वो हिस्टोरिकल ब्लंडर कर लेता है जिसको स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कहा जाता है,
जिसके तहत अब उसके जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो भी जो है वो खतरे में है। और जो आपने बात की है ना कि ये क्या अमेरिका ने वेनेजुएला वाला ये मॉडल अपनाया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इस वक्त जो ईरान है ना ये ग्लोबल साउथ की जंग लड़ रहा है। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में हम देखते हैं कि ये लास्ट वेव है न्यू कॉलोनियलिज्म की दुनिया के अंदर। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि तमाम तकरीबन सेंट्रल अमेरिका जो कंट्री हैं और जो आपके लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं वहां पे रजीम्स को तब्दील किया जाता रहा। और अब ये जो बिल्कुल लेटेस्ट हमारे सामने एग्जांपल आई कि जब उन्होंने वेनेजुएला की हुकूमत को तब्दील किया तो उनको ये लग रहा था कि जैसे मडूरो की गवर्नमेंट को तब्दील कर दिया है तो मैक्सिमम 100 आवर्स या 4 डेज के अंदर हम ईरान जो है ना इसके अंदर भी जो है वो रजीम को तब्दील कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ईरान जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है और ईरान जो है वो गुज़िश्ता 40-50 सालों से अमेरिकन मिलिट्री प्ले बुक का मुताला किए हुए था और पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिका ने ऑपरेशन किए हैं उन ऑपरेशन को इंतहाई इन डेप्थ में स्टडी करने के बाद उसका काउंटर जो स्ट्रैटेजीज हैं उन्होंने अपनाई। उन्होंने अपने मिसाइल सिस्टम पे काम किया, उन्होंने जेरे जमीन सुरंगें डॉक्टर बचाई। साहब आप जो जिक्र कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसे इससे पहले भी जो इसराइल की जानिब से अमेरिका को बारहा कहा जाता रहा काफ़ी सालों से कि वो ईरान पर हमला करें, क्या फ़र्क है डोनाल्ड ट्रंप और जो इससे पहले आने वाले सदर थे? पहले तो कोई भी नहीं इस बात पर राज़ी हुआ था। क्या डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो बिजनेस है, स्टॉक में वो जो कारोबार है उससे वो जो कमाते हैं, क्या ये एक वजह हो सकती है? जिस तरह वो पेट्रोल की प्राइसेस अप एंड डाउन करके खुद कमा रहे हैं, ये वजह हो सकती है हमला करने की? देखिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जब हम तारीख का मुताला करते हैं ना तो इससे पहले भी इस तरह के कुछ लीडर आए हैं अमेरिका की तारीख में सदूर, जिस तरह लीडर है। लेकिन तमाम सदूर जो थे ना वो इंस्टीट्यूशनलाइज थे, मतलब वो किसी ना किसी तरह से रिपब्लिकन में से निचले दर्जे से तरक्की करते करते एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस के तहत वो सदारत कुर्सी तक पहुंचे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2010 के बाद जब वहां पे टी पार्टी मूवमेंट जो है अमेरिका में होती है, फ्रॉम नोवेयर वो अमेरिकन पॉलिटिक्स की एरेना में इमर्ज होता है और पॉपुलिज्म का वोट लेकर पहले 2016 के अंदर जब आया था तो दुनिया के अंदर ये किताब लिख दी गई थी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। और उन्होंने ये कहा था कि अगर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है और जिस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं उन पर्सनैलिटी ट्रेड्स को हम मुताबिक करते हुए तमाम 100 दुनिया के जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने कह दिया था कि ये मेंटली स्टेबल शख्स नहीं है, इसको आईने में उतारना बहुत आसान है। और ये बुक्स इस वक्त मौजूद है मार्केट के अंदर जो ये क्लेम करती हैं। और हम देखते हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप सुबह एक स्टेटमेंट देते हैं और दोपहर को उसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और शाम को फिर अपने पुराने स्टेटमेंट की तरफ लौट आते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि उनको मेंटल वो प्रॉब्लम तो बहरहाल हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिशियंस में और एक पर्सनलाइज्ड पॉलिटिशियन होता है जो एक कारोबारी शख्सियत है। रेसलिंग के अंदर, इंटरटेनमेंट के अंदर, मीडिया के अंदर इनका एक माजी हमें नजर आता है और एक कारोबारी शख्सियत है। तो इस वजह से जब उनको ये लगा कि एक जंग में जाना उनके कारोबार के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने पूरे अमेरिका की जो एक हेजमोनिक स्टेटस था दुनिया के अंदर उसको भी दांव पे लगा दिया है। और इस वक्त जितनी अमेरिका की रिलेटिव पावर है वो आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आ रही है। यूरोपीय यूनियन उससे दूर हो रहा है, नेटो भी उसकी हेल्प को नहीं आया इस जंग के अंदर। अगर आप जापान को देख लें या दीगर जो आपके पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिकन अलाइज हैं वो भी अमेरिका से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी गल्फ कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को अपने लिए एसेट समझते थे वो आप अमेरिका को की मौजूदगी जो है मिडल ईस्ट के अंदर उसको अपने लिए एक लायबिलिटी समझते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जितना 1-2 सालों में अमेरिका ने डाउनफॉल जो हुआ है उसके हेजमोनिक स्टेटस का, इसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनलाइज्ड पॉलिसीज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज लेवल पे हो, तो हम देखते हैं कि जब इंस्टीट्यूशंस माइनस हो जाएंगे, कांग्रेस माइनस हो जाएगी, कैबिनेट माइनस हो जाएगी, मार्को रूबियो जैसे, स्टीव विटकॉफ जैसे जो लोग हैं वो हाथ बांधे गिरदोनवा में खड़े होंगे। तो और जेडी वैंस ये वो लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 2020 से या 2016 से पहले ये लोग आपको पॉलिटिक्स में नजर नहीं आते हैं। तो वो लोग थे जो कि लॉयल थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप को लॉयल और वेल्थी और पावरफुल लोग चाहिए हैं ताकि वो अपने जो बिजनेस
के इंटरेस्ट हैं और जो कारोबारी मफादात हैं उनका भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और कोई आइन या कानून की बात बीच में ना करें। जो डोनाल्ड ट्रंप कह दे उसके ऊपर वो आमन्ना व सदक ना कह दें। और हम देखते हैं कि यही वो एक चीज है जिसकी वजह से अमेरिकन जो हेगमोनिक स्टेटस है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। ठीक है डॉक्टर इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रूसी मीडिया की जानिब से अब जो दावा किया जा रहा है कि जंगबंदी पर इत्तेफाक हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि ये जंगबंदी हो जाए और दुनिया में अमन कायम हो जाए।